Good evening, students. Welcome to the new class. Today I'll be starting with a very important topic of class 9th history, that is the French Revolution. बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिकॉज 8 तक दे हैव रेड द बेसिक हिस्ट्री, बट 9th में आके द सिनेरियो जस्ट चेंजेस और चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ यू कैन नॉट मेमोराइज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स सो दैट यू कैन गेट द कंसेप्ट क्लियर. कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट. सो हर एक चीज़ को कनेक्ट करते हुए, हर एक चीज़ को समझते हुए इफ़ यू विल मूव फॉरवर्ड तो चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लगेगा, एंड एट द एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि चैप्टर में कुछ था ही नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन. वेल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि व्हाट एग्जैक्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू होती है देन देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन वाई. तो एग्जैक्टली इट्स ऑल्सो इन द केस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या था, क्यों शुरू हुआ था, लोगों ने क्या रिएक्शन दिया था, उस समय कैसा रूल था, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक कनेक्ट होती जाएंगी. पहले हल्का सा बैकग्राउंड हम जान लें कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे. एज यू ऑल नो, वी आर रीडिंग अबाउट अ कंट्री कॉल्ड फ्रांस. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट 14 जुलाई 1789, इसका मतलब 18 सेंचुरी की बात है, इन द लेट 18 सेंचुरी. सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि एक बेस्टाइल फोर्ट था, उस पर लोगों ने अटैक किया था. क्यों अटैक किया था? पीपल वर नॉट हैप्पी एंड द रिमेन्स द किंग्स रूल. There was a rumor that king has decided and ordered for an open fire. This created a panic state among people, and as a reaction they decided to attack the fort of Bastille in order to hurt king indirectly. उस टाइम पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता था, किंग का रूल होता था. एक किंग होता था, पूरी कंट्री को डोमिनेट करता था. तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं था. उनको लगता था कि एक ऐसा इंसान है जो उनको हमेशा क्या करता है, रूल करता है. तो उसके बाद अचानक से लोगों में एक रूमर फैल गया कि जो किंग है उसने ओपन आर्मी का ऑर्डर दे दिया है. एंड व्हेन द ओपन आर्मी विल बी ऑर्डर्ड, ऑब्वियस सी बात है कि उस ओपन फायर में बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. एंड दोज पीपल गॉट पैनिक. ये सुन के सब एकदम घबरा गए और उनको लगा कि अब उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अपने आप को सेव कर सके. तो क्योंकि वो किंग को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकते हैं, सो टू हर्ट किंग इनडायरेक्टली दे डिसाइडेड दैट दे विल अटैक द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल. उन्होंने सोचा कि राजा के जो फोर्ट है बेस्टाइल का, उस पर वो अटैक कर देंगे. तो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, गुस्से में थे, एंड दे अटैक्ड द फोर्ट ऑफ बेस्टाइल. बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारा क्राउड एक साथ अपसर्ज हुआ. उन्होंने फोर्ट ऑफ बेस्टाइल को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अटैक किया. तो क्या क्या चीज़ें हुई थी फोर्ट ऑफ बेस्टाइल में जब अटैक हुआ था? एज अ रिज़ल्ट द कमांडर ऑफ द फोर्ट वॉज किल्ड. जो एक कमांडर था जो पूरे फोर्ट की देख रेख करता था, ही वॉज इवेंचुअली किल्ड. प्रिजनर्स वॉज रिलीज. बहुत से लोग थे जिनको प्रिजनर बना के रखा गया था. तो वंस दे एंटर्ड द फोर्ट, फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज दे रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स. तो जो वो लोग तो थे ही, उनके साथ साथ प्रिजनर्स भी मिल गए थे. एंड द अटैक टुक अ वेरी वायलेंट टर्न. द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली डिमोलिश. फोर्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था, और जो उसमें से स्टोन्स निकले थे उसको लोगों ने मार्केट में बेच दिया था टू कीप इट एज अ सॉवरेन. सॉवरेन मतलब एक रिमेम्बरेंस के फॉर्म में, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था. देवर ऑन द फेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. एक पहल उनकी तरफ से हो गई थी कि हाँ, वो खुश नहीं है राजा के रूल से, तो दे हैव डन समथिंग. दिस इज़ एन इनिशियल फेज. आगे क्या होगा यू विल गेट टू नो, पर ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट था. तो द स्टोन्स, जो भी बिल्डिंग में से स्टोन्स निकले थे, दोज वर सोल्ड इन द मार्केट सो डैट दे कैन हैव अ मेमोरी ऑफ इट, डैट हाँ, इस दिन पे हमने ये इम्पॉर्टेंट इवेंट किया था. क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम था उनका कि दे वर trying to go against the king's will, which was considered as a crime at that time. तो
चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फोर्ट ऑफ बेस्टाइल पर अटैक क्यों हुआ था और उस अटैक के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आउट हो गई हैं। अब क्वेश्चन है कि लोग खुश क्यों नहीं थे। तो पहले ये जानना होगा कि उस टाइम पे किंग कौन था, सिचुएशन क्या थी, क्या ऐसा किया था उसने कि लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो उस टाइम पे 1774 में, मतलब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन के पहले 1774 में किंग लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। इसको पावर मिली थी फ्रांस की गद्दी पे बैठने का, इसको अपॉर्चुनिटी मिला था इन 1774। द नेम ऑफ द किंग इज किंग लुइस 16 एंड ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बर्बन फैमिली। सेकेंडली एक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो मैरिज थी इट वॉज डन विद द प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, इसका नाम है मेरी एंटोइनेट। और क्योंकि ये प्रिंसेस है तो इनके भी पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन भी यू विल गेट टू नो इन द लेटर एंड ऑफ द चैप्टर। अपॉन हिज accession ही फाउंड द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। तो क्योंकि जो एक सारा रूल एक किंग के हाथ में होता है तो वो वहाँ का करता धरता होता है, तो अपने रूल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है पैसा। और जब उसको राजगद्दी पे बैठाया गया तो ही वॉज वेरी शॉक टू सी कि उसका ट्रेजरी पूरा का पूरा एम्प्टी था। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल मनी, और जब पैसे ही नहीं होंगे तो हाउ ही विल रूल। तो दैट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द king at that time when he ascended the throne in the year 1774। अब क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन था कि लोग खुश क्यों नहीं थे। तो लोग खुश क्यों नहीं थे क्योंकि किंग का ये सब था, इंट्रोडक्शन दिया है। अब ट्रेजरी क्यों एम्प्टी थी। उस टाइम पे लोगों में वॉर्स बहुत ज़्यादा होते थे, और जब वॉर्स होते हैं तो उसमें बहुत सारा मेंटेनेंस, बहुत आर्मी की मेंटेनेंस और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगते हैं। तो फ्रांस का बहुत सारा जो पैसा था उसका काफ़ी शेयर लंबे टाइम से चल रहे वॉर्स में लग गया था। तो फर्स्ट रीज़न वॉज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस का आधा पैसा उनके लंबे चौड़े जो वॉर चले थे उसमें चला गया था। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सच एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द वर्सले। वर्सले में इतना बड़ा कोर्ट बनाया हुआ था, जितना बड़ा कोर्ट होगा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ज़्यादा होगा। आप ब्रांडेड जीन्स लोगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, आप लोकल जीन्स लोगे तो उसका कंपैरेटिवली उससे कम होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्ट है, राजा महाराजों का है, तो इसको मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए। तो हाफ ऑफ द शेयर जो थोड़ा परसेंट था वो यहाँ पे भी जा रहा था। नेक्स्ट, फ्रांस हेल्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस ने उस टाइम पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, दोज हु वर नॉट इंडिपेंडेंट। ये एक इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ नहीं थी, इनका एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। तो फ्रांस ने इनको हेल्प आउट किया था ताकि इनको ब्रिटेन से क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। तो इस प्रोसेस में भी काफ़ी पैसा इनका यूज़ हो गया था। द वॉर एडेड अ डेप्ट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवर अपॉन फ्रांस। यहाँ पे लिवर बॉडी ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे लिवर करेंसी है जो फ्रांस में उस टाइम पे यूज़ होती थी। तो जो वॉर हुए थे उससे काफ़ी फ्रांस पे उधार हो गया था, और जो उधार था धीरे धीरे ये 2 बिलियन क्रॉस कर चुका था। तो पहले ही फ्रांस की सिचुएशन ख़राब थी, नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सपेंसेस उनका जो बर्डन था वो और ज़्यादा बढ़ चुका था। नेक्स्ट है, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट। अब जो लेंडर्स थे जो किंग को या स्टेट को लोन देते थे, नाउ दे स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट फ्रॉम देम। तो इंटरेस्ट चार्जेस भी क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। तो ये भी एक रीज़न था कि अब पहले से पैसा नहीं है, अब आपने लोन लिया है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ के 10% हो गया। फिर है कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस थे जैसे मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, ये सब चल रही थी, तो इनके एक्सपेंसेस में भी काफ़ी पैसा लग रहा था। तो ये सारी चीज़ों में द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज यूज, एंड दैट वाज द रीज़न कि ट्रेजरी धीरे धीरे क्या हो गई थी, एम्प्टी हो गई थी। तो अब राजा के पास एक सॉल्यूशन चाहिए था उसे कि अब वो कैसे ट्रेजरी को फिल करेगा। तो राजा को लगा कि अब वो टैक्स बढ़ा देगा, क्योंकि यही तरीका है जिससे वो अपनी ट्रेजरी को रिफ़िल कर सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि नाउ ही विल इंक्रीज़ द टैक्सेस। यहाँ तक क्लियर है, चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं कि ट्रेजरी क्यों खाली था। तो ये सारे रीजंस थे कि फाइनली उसने सोचा कि वो टैक्स बढ़ा देगा।
लोग ऑलरेडी बहुत अनसेटिस्फाइड हैं, उस पे से उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो वो उनके लिए और अलग एक बर्डन सिचुएशन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है कि क्यों लोगों में इतना गुस्सा था, क्यों लोग उसको किंग रूल को पसंद नहीं कर रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में क्या थी? तो पहला पॉइंट है कि इट वाज अ फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल क्या होता है? एक बहुत बड़ी कंट्री होती है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। किंग क्या था? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा शेयर करने के लिए एंटायर कंट्री को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता था, और हर एक ग्रुप का एक फ्यूडल लॉर्ड होता था। उस लॉर्ड की जिम्मेदारी होती थी कि अपने पॉपुलेशन को या उसके अंडर में जितने भी लोग हैं उनकी देख रेख करेगा, और फाइनली जो रिपोर्टिंग होगी वो किंग को करेगा। तो किंग को ऐसा करने से उसका काम थोड़ा सा हल्का हो गया था। हालांकि जो मेन रूल था डैट वाज द किंग्स रूल ओनली, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक एडिशनल हैंड मिल गया था जिसकी वजह से उसका काम थोड़ा सा कम हो गया था। तो इसको बोलते हैं फ्यूडल सोसाइटी। नेक्स्ट है द सोसाइटी वॉज कॉल्ड ओल्ड रिजाइम। एक ओल्ड रिजाइम टर्म है वहाँ की सोसाइटी के लिए यूज़ किया गया है। दिस इज़ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी। ओल्ड रिजाइम क्या है? ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में जितने भी क्लर्जी पीपल थे, जितने भी लोग चर्च से एसोसिएटेड थे, वो सब बिलोंग करते हैं। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, मतलब नोबल पीपल, जितने रूलिंग क्लास पीपल थे, किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सब बिलोंग करते थे। और थर्ड था बाकी जितने भी लोग हैं, इसमें मर्चेंट, ट्रेडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे फार्मर्स, बाकी जितनी भी पॉपुलेशन का रेशो है वो सारा का सारा थर्ड स्टेट में वो बिलोंग करता है। तो ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ क्लर्जी, द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द चर्च सर्विसेज। सेकेंड एस्टेट है जिसमें नोबिलिटी है, नोबिलिटी मतलब रूलिंग पीपल है। थर्ड है जिसमें सारी बाकी पॉपुलेशन है, इसमें आपके ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे फार्मर्स, सारे पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इसमें अब क्या था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे दे वर गिवन एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, उनको कुछ अलग से बेनिफिट्स मिले हुए थे, लेकिन थर्ड एस्टेट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला हुआ था। वो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेड थे, और उनको एक्सप्लॉयट करने वाला सिर्फ किंग ही नहीं था बल्कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग भी थे। तो दे वर इन द वेरी मिजरेबल कंडीशन, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो क्या क्या प्रिविलेजेस थे जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को मिल रहे थे? उसमें पहला है कि दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। उनको टैक्स पे करने का भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि टैक्स पे करने वाला सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट था। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग कभी भी टैक्स पे नहीं करते थे। सेकंड, नोबल्स एंजॉयड फर्दर फ्यूडल प्रिविलेजेस, क्योंकि मैं बताया था अब कंट्री को किंग अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए या डिवीजन ऑफ पावर करने के लिए फ्यूडल में डिस्ट्रीब्यूट करता था। हर एक पार्ट का एक फ्यूडल लॉर्ड होता था, वो अपने पीजेंट्स और फार्मर्स को रूल करता था। तो पीजेंट्स और फार्मर्स उसको लाके टैक्स, उसको कुछ रेवेन्यू देंगे उसको खुश करने के लिए, या उसको फोर्सफुली उसको अपने फूड ग्रेन्स का कुछ पार्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्यूडल को भी कुछ कुछ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था कि ही वॉज फ्री टू एक्सप्लॉयट द पीजेंट्स एंड फार्मर्स। और अगर बाई चांस उसको 50% का कुछ मिल रहा है रेशो, तो 50% कम्प्लीटली दैट विल नॉट गो टू द किंग्स हैंड। वो कुछ रेशो अपना रख लेगा, उसके बाद बाकी जिस उसका मन करेगा वो किंग को दे देगा, क्योंकि किंग डायरेक्टली यहाँ पे रूल नहीं कर रहा है। तो आप जितना उसको रिपोर्टिंग दोगे आपको उतना ही, किंग को उतना ही पता चलेगा। तो इस हिसाब से वो अपनी पॉकेट्स भी धीरे धीरे फिल कर रहे थे। दे एक्सप्लॉयटेड द पीजेंट्स, और ये अपने पीजेंट्स और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो केवल फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को मिल रहे थे। थर्ड एस्टेट के लोगों को यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो दे वर बीइंग एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेड by the people of second and first estate. I hope this is clear. नेक्स्ट है थर्ड एस्टेट में क्या था? थर्ड एस्टेट में था जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल थी, और उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने लॉर्ड्स के को सर्विसेज प्रोवाइड करें। पहला तो था कि उनको फूड ग्रेन्स ला के देने हैं, ये सब तो करना ही है। उसके अलावा उनके घरों में, उनके फील्ड्स में अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल बी आस्क्ड टू कम एंड गिव देयर सर्विसेज। पहला है। फिर दूसरा है कि अगर उनको लग रहा है कि उनको रोड वगैरह बनवानी है तो आर्मी में उनको सर्व करने के लिए फोर्स किया जाएगा, और रोड वगैरह बनवाने में उनकी हेल्प ली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि
नॉट ओनली फाइनेंशियली दे आर ड्रेन्ड बट फिज़िकली और मेंटली भी कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरी तरह से ड्रेन किया जा रहा था। तो ये कंडीशन थी थर्ड एस्टेट के लोगों की। अब है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस टाइम पे जो टैक्स थे वो बेसिकली दो तरह के थे, एक है टिथ और एक है टैले। टिथ में क्या है, ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली हम चर्च को पे करते हैं। हम मतलब थर्ड एस्टेट के लोग जो थे वो चर्च को पे करते थे, और इसका रेशो था कि जितना भी आपका टोटल प्रोडक्शन है उसका 1/10 पार्ट आपको चर्च को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 500 रुपीज़ है तो उसका 10% मतलब 50 रुपीज़ आपको चर्च को एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड है टैले। टैले में क्या था, ये जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली स्टेट को जाता है, आप किसी चर्च को नहीं देते हो बल्कि आप डायरेक्टली चर्च स्टेट को देते हो। तो एक बर्डन नहीं था, दो टैक्स किसको देने पड़ रहे थे, थर्ड एस्टेट को देने पड़ रहे थे। और एक था इनडायरेक्ट टैक्स था, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज़ कमोडिटीज़ होती हैं उन पे टैक्स लग रहा था। जैसे नमक, तंबाकू, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो डेली बेस पे तो आपको इस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। तो थर्ड estate people were liable to pay all the taxes mentioned, tithe, tally and the indirect tax on the everyday item things. So I hope up to here the chapter is clear. चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डेट है 14 जुलाई 1789। एक एक इवेंट को कनेक्ट करते हुए कि आखिर ये क्या था, बैकग्राउंड से शुरू किया था कि लोगों में एक गुस्सा था, लोगों में एक अनसेटिस्फैक्शन एटीट्यूड था, एंड ड्यू टू विच दे अटैक फोर्ट ऑफ बेस्टाइल। फोर्ट ऑफ बेस्टाइल में क्या क्या हुआ, कमांडर मारा गया, स्टोन्स मार्केट में बेच दिए गए और काफ़ी कुछ डिमोलिश कर दिया गया था। उसके बाद था कि लोग खुश क्यों नहीं थे, किंग लुइस का इन्फॉर्मेशन है, ट्रेजरी एम्प्टी थी, ट्रेजरी क्यों एम्प्टी थी, उसके बहुत सारे रीजंस थे। फिर उसके बाद लोगों को फ्रेंच सोसाइटी जो ओल्ड रिजाइम है उसके हिसाब से फ्रेंच सोसाइटी का डिवीज़न बताया गया है, और फिर बताया गया है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा दैट आई विल बी कवरिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. So if you have any suggestion, any doubt regarding this, you can ping me in the comment box. So take care and thank you.